कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इस दौरान भ्रूण में उपस्थित RH एंटीबॉडी, भ्रूण में उपस्थित RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी भ्रूणीय आरबीसी को नष्ट कर देती है। भ्रूणीय आरबीसी को नष्ट कर देती है, जिससे भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। जिससे भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इससे बचाव हेतु गर्भवती महिला को एंटी-डी या इम्यूनोग्लोबिन जी, एंटी-डी या इम्यूनोग्लोबिन जी IgG के इंजेक्शन जाते हैं। डी या IgG के इंजेक्शन दिए जाते हैं या शिशु के रुधिर का प्रतिस्थापन किया जाता है। शिशु के रुधिर का प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, तो बचाव के लिए अपने ये तरीके काम करने हैं। ठीक है, कंडीशन एक ही ध्यान रखनी है, RH पॉजिटिव क्या है, पुरुष है, RH नेगेटिव क्या है, महिला है। ठीक है, अब देखिए RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला होने की स्थिति में पुरुष के ब्लड का RH पॉजिटिव कारक संतति के अंदर उपस्थित है, वो प्लेसेंटा के द्वारा धीरे धीरे किस में जाना शुरू कर देता है, महिला के अंदर जाना शुरू कर देता है, माता के अंदर जाना शुरू कर देता है। तो माता कम प्रभावित रहती है क्योंकि महिला के अंदर वो कम मात्रा में पहुंचता है। अगली संतति में महिला के अंदर वो पॉजिटिव पहुंचेगा। महिला के अंदर तो ब्लड की अधिकता है, ऐसे में वो महिला पर तो इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है उसमें ब्लड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और उसमें अगर 50-50% ब्लड हो गया, 50% क्या हो गया RH पॉजिटिव और 50% RH नेगेटिव हो गया, तो इसके द्वारा बनने वाली एंटीबॉडी क्या कर देगी, म्यूटेशन कर देगी किसके अंदर, आरबीसी कणिकाओं के अंदर, वो उनको आपस में चिपका देगी, जिसके कारण फिट्स की मृत्यु हो जाती है। गर्भ को कहते हैं फिट्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फिट्स? बताइए, भ्रूण में और गर्भ में क्या अंतर है? नाम सुना है ना, ये शब्द होता है और ये शब्द होता है, दोनों में क्या डिफरेंस? सर एम्ब्रियो में तो विभाजन हो सकते हैं, डिवीजन, और कोई डिफरेंस? देखिए स्पर्म और ओव्यूम आपस में मिलकर किसका
जाइगोट के अंदर होने वाला माइटोटिक सेल डिवीजन क्या कहलाता है? क्लीवेज। क्लीवेज के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? मोर्बुला। फिर क्या बनता है? ब्लास्टुला। फिर क्या बनता है? गैस्टुला। और फिर कौन सी गतियाँ आती है? स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मूवमेंट होती है, संरचना विकास गतियाँ होती है। ठीक है। अब देखिए इन घटनाओं के द्वारा यदि युग्मन, ये जो जाइगोट या युग्मनज बन रहा है, इसके निर्माण के पश्चात 8 वीक की जो स्ट्रक्चर होती है, अर्थात 8 सप्ताह तक की जो संरचना बनेगी, 8 सप्ताह में जिस संरचना का निर्माण होगा उसे तो अपन नाम क्या देंगे? एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। और 8 वीक के बाद वाली स्थिति को अपने क्या करते हैं? गर्भ के नाम से, फिट्स के नाम से जानते हैं। तो जाइगोट से विकसित संरचना 8 सप्ताह तक की क्या कहलाती है? एम्ब्रियो कहलाती है। तो युग्मनज के परिवर्तन से बनी 8 सप्ताह तक की संरचना को अपने क्या नाम दे देंगे? एम्ब्रियो कह देंगे। और 8 सप्ताह से बाद वाली संरचना को अपने क्या नाम दे देंगे? फिट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ गर्भ की समाप्ति होती है, इस कारण इस रोग को नाम क्या दे दिया गया है? एरिथ्रोब्लास्टोमा। विस्फोट से संबंधित वर्ड है, किसमें हो रहा है? फिट्स के अंदर हो रहा है, गर्भ के अंदर हो रहा है। तो गर्भस्थ शिशु की कोशिकाएं क्या हो जाती है? फट जाती है। फटने के कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है। देखिए ये कंडीशन मोस्टली लगभग 99% अप्लाई होती है कि 99% शिशु इस अवस्था में मर जाते हैं, लेकिन 1% की जो संभावना रहती है जब शिशु ने क्या ले लिया? जन्म ले लिया, तो ऐसे शिशु को अपने नाम क्या दे देंगे? और रिसस शिशु के नाम से जानेंगे। ठीक है। क्यों? RH कारकों की खोज किसमें की गई? तो रिसस। ठीक है। तो बना लीजिए रेखा चित्र। आपको बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, बस इस प्रकार से आप समझा दीजिए। RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला। प्रथम संतति सामान्य, बाद की संतति एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण समाप्त। बाद की संतति एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के कारण समाप्त हो जाती है। ठीक है। और अगर जन्म ले भी लिया इस शिशु ने, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिसस शिशु। इस रिसस शिशु का क्या उपचार है? इसका संपूर्ण ब्लड नॉर्मल ब्लड से क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है। तो इस रिसस शिशु का ब्लड क्या करेंगे? नॉर्मल ब्लड से प्रतिस्थापन करेंगे, या फिर शिशु के पूर्ण विकास से पहले महिला को एंटी-डी या IgG का इंजेक्शन देंगे, जिसके कारण अपने को पता है कि एंटीजन क्या उपस्थित है? डी उपस्थित होती है। RH कार जिन ब्लड के अंदर पाया जाता है उनकी RBC पर क्या पाई जाती है? एंटीजन डी पाई जाती है। अब उस एंटीजन के खिलाफ अपने एंटी दे रहे हैं, एंटी विरुद्ध। ठीक है। तो खिलाफ दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? वो एंटीजन समाप्त हो जाएगी और उसका ब्लड भी सामान्य हो जाएगा। ठीक है। बहुजीन वसागति या मात्रात्मक वसागति, पॉलीजीन इनहेरिटेंस। बहुजीन वसागति या मात्रात्मक वसागति। मात्रात्मक वसागति देखिए मेंडल के अनुसार एक जीन का नियंत्रण मेंडल के अनुसार एक लक्षण का नियंत्रण। मेंडल के अनुसार एक लक्षण का नियंत्रण कितने जीन करते हैं? 2 जीन के द्वारा किया जाता है ना। एलील में कितने जीन होते हैं? 2 हो गए ना। एक लक्षण का नियंत्रण 2 जीनों द्वारा किया जाता है। एक लक्षण का नियंत्रण 2 जीनों द्वारा किया जाता है। एक लक्षण का नियंत्रण 2 जीनों द्वारा किया जाता है। परंतु यदि एक ही लक्षण का नियंत्रण दो से अधिक जीनों द्वारा किया जाए, 2 से अधिक जीनों द्वारा किया जाए, तो इसे बहुजीन वसागति
वसागती कहते हैं। तथा इस प्रकार के जीन तंत्र को पॉलीजेनिक सिस्टम कहते हैं, बहुजीन तंत्र कहते हैं, बहुजीन तंत्र कहते हैं। अगले नीलसन के अनुसार, अब देखिए इसका कारण क्या हो सकता है। जीनों को क्या हो गया, स्टोरेज हो गई, जीन क्या हो गई, संचय होगी। मतलब एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर एक साथ पास अनेक जीन क्या हो गए, स्टोर हो गए, क्या हो गए, संचय हो गई। तो ये जीन क्या करेंगे, अब एक लक्षण का नियंत्रण करेंगे। या फिर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जीनों के कुछ समूह बन गए, अब ये जीनों का समूह भी उस लक्षण पर, पर्टिकुलर लक्षण पर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। कोई और क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों का समूह है, वो भी क्या कर रहा है, इस लक्षण का नियंत्रण कर रहा है। तब अपने इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक सिस्टम, बहुजीन तंत्र के नाम से जानते हैं। कई सारे जीनों के कई ग्रुप आपस में मिलकर लक्षणों पर नियंत्रण करते हैं। नीलसन के अनुसार जीनों के संचय के कारण मात्रात्मक वसागति होती है। बहुजीन वसागति का दूसरा नाम क्या है, मात्रात्मक वसागति, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मात्रात्मक वसागति होती है। मात्रात्मक वसागति होती है, अर्थात जीनों के कई समूह एक समान लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। एक समान लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जैसे गेहूं में रंग का नियंत्रण, तो ये अपनी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगी, बहुजीन वसागति होगी कि गेहूं में रंग का नियंत्रण अनेक जीनों के द्वारा एक साथ किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीनों का अलग अलग कारक का अलग अलग लक्षण पर प्रभाव होगा। मतलब ये एक ग्रुप है, ये एक लक्षण का नियंत्रण कर रहा है, दूसरा ग्रुप इसी लक्षण का नियंत्रण कर रहा है, फिर दो और ग्रुप आगे वो क्या करें, अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण करें। ऐसे में यदि इन सभी जीनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये जीन क्या करेंगे, अपने अपने प्रभाव दिखाएंगे। तो लाल और सफ़ेद रंग की, भूरे रंग की गेहूं के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो इन जीनों की इस बहुजीनी वसागति के कारण अलग अलग रंग प्रकट हो जाएंगे। तो कई सारे रंगों का बनना क्या दर्शाता है कि यहाँ पॉलीजेनिक सिस्टम एक्टिव है, बहुजीन तंत्र क्या है, एक्टिव है, क्रियाशील है, कार्यरत है। ठीक है, तो ये होगी अपनी मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, मात्रात्मक वसागति या बहुजीन वसागति। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है कंप्लीट। देखिए